सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस सारे चेक बाउंस से 138 मैटर्स को लेकर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पलटाया अपने ही प्रीवियस जजमेंट को। इसके अलावा और बहुत सी गाइडलाइंस सर्विस ऑफ समन्स को लेकर। देखिए मेरे इस वीडियो में, अपने आप को अपडेट रखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाय व्यूअर्स, कल ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है जिसका डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके अंदर कोई पिटिशनर या रिस्पॉन्डेंट नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने सुओ मोटो ये पिटिशन दिया है। इसके अंदर कोर्ट ने कई लोगों से रिकमेंडेशन मांगा है, कई लोगों से उनकी रिपोर्ट मांगी है। 14 हाई कोर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट्स दी है, 7 डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दी है, और बहुत सारे रिकमेंडेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ चीज़ों को फाइनलाइज करने के लिए ये जजमेंट पास किया है। इस जजमेंट के अंदर सबसे पहला मोटो यही है कि जो लंबे चल रहे 138 के जितने भी मैटर्स है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए और जल्दी से जल्दी रैप अप हो जाए। इसके अंदर कुछ टेक्निकल चीज़ें दी गई हैं, मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल करके आपको समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहला वाला जो डायरेक्शन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इसके अंदर मैं आपको सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ कि जब भी 138 के मैटर चलते हैं वो समरी ट्रायल होते हैं। समरी ट्रायल का मतलब होता है कि वो जल्दी जल्दी ख़त्म होने वाले मैटर्स होते हैं, लेकिन समरी ट्रायल के एक लिमिटेशन ये होता है कि उसके अंदर अगर ऑफेंस का जो पनिशमेंट दिया जाता है वो सिर्फ 1 साल तक का दिया जा सकता है। उसमें अगर पनिशमेंट के तौर पे पेनल्टी दी जाती है, यानी कि अगर फ़ाइन दिया जाता है तो वो सिर्फ 5000 तक का ही फ़ाइन दिया जा सकता है। ये बोलता है सेक्शन 143 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। अगर 143 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये भी कहता है कि अगर जज को ऐसा लगता है कि इसके अंदर, ये मैटर के अंदर वो 1 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट सुनाना चाहता है, 3000 से 5000 से ज़्यादा का जो है वो पेनल्टी देना चाहता है, तो वो समरी ट्रायल को कन्वर्ट करके समन्स ट्रायल कर सकता है। समन्स ट्रायल जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा लंबा चलने वाला मैटर रहता है। इन शॉर्ट आप ये समझ लीजिए। इसके बाद का जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए व्यूअर्स, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप कोई भी मैटर फाइल करते हो कोर्ट में, तो एक्यूज़ ज़रूरी नहीं कि वो आप ही के नज़दीक में रहने वाला बंदा हो, या जिस कोर्ट में आप केस फाइल कर रहे हो वही जुरिडिक्शन में, वही एरिया में रहने वाला बंदा हो। एक्यूज़ कहीं वो एरिया के बाहर, कभी उस शहर के बाहर, या तो कभी कभी वो स्टेट के बाहर रहने वाला भी होता है। तो ऐसे केसेस के अंदर कोर्ट जब भी समन्स इशू करेगा तो सबसे पहले खुद सेटिस्फाई करेगा कि उसके अगेंस्ट में, एक्यूज़ के अगेंस्ट में ऐसे कोई ऑफेंस बैठते भी हैं या नहीं। इसे कहते हैं कि इनिशियल इंक्वायरी। पहले वो खुद इनिशियली इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, और उसके बाद अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कोर्ट कि हाँ भाई इसके अंदर मैटर बैठता है 138 का, तो ही वो समन्स इशू करेगा। ये स्टार्टिंग की इंक्वायरी कंडक्ट करने के दौरान कोर्ट जो है आपको, यानी कि कंप्लेनेंट को ये भी कह सकता है कि भाई आप एफिडेविट फाइल करो। जैसे कि आप एफिडेविट इन चीफ फाइल करते हो कोर्ट के अंदर, तो उसी तरीके से आप इनिशियल इंक्वायरी में अपने कोई विटनेसेस को बुला सकते हैं, आप खुद भी अपना एफिडेविट दे सकते हैं और विटनेस का भी एफिडेविट दे सकते हैं। हो सकता है कि जज विटनेस को ना बुलाए, सिर्फ और सिर्फ मैटर्स के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स आपने डाला है वो डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करें। तो ये भी पॉसिबल है कि कोर्ट जो है शुरू में, तो अब याद रखिए कि जब भी अगर आप केस फाइल करोगे ऐसे एक्यूज़ के अगेंस्ट में, जो एक्यूज़ जो वो लिमिटेशन के जुरिडिक्शन के बाहर रहता है कोर्ट के, तो शुरू में भी आपको कोर्ट के सामने थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन देना होगा, थोड़ा कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा, आर्ग्यूमेंट करके, एफिडेविट डाल के। आपको याद होगा व्यूअर्स कि जब भी आप 138 के मैटर कोर्ट में फाइल करते हैं तो आप एक मैटर के अंदर, यानी कि एक केस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 चेक अटैच करते हैं। यानी कि ये प्रोविज़न है कि अगर 1 साल के अंदर, विदिन 12 मंथ्स, 1 साल के अंदर अगर कोई ऑफेंस होता है और सीरीज़ ऑफ ऑफेंस होता है एक ही ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 3 ऑफेंस को जो है वो एक ट्रायल में लेकर आ सकते हैं। इसीलिए जब 1 साल के अंदर जितने भी चेक बाउंस होते हैं आपके एक बंदे के अगेंस्ट में और एक ही ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, कभी 6 बाउंस होते हैं, कभी 7 चेक दिया जाता है, कभी 8 चेक दिया जाता है, तो एक केस के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही चेक लगाते हैं और कोर्ट में फाइल करते हैं। तो जज ये कहा है कि भाई इसमें रिकमेंडेशन की ज़रूरत है, इसके अंदर एक अमेंडमेंट की ज़रूरत है, जिसके अंदर अगर 1 साल के अंदर एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है और वो एक ट्रांजेक्शन के अंदर बहुत सारे केसेस इशू हुए हैं, बहुत सारे चेक्स इशू हुए हैं, तो वो सारे चेक को आप एक ही केस के अंदर डाल के एक ही केस फाइल कर सकते हो। एक सिंगल ट्रायल होगा सारे के सारे चेक का। देखिए ये रिकमेंडेशन भेजा गया अमेंडमेंट के लिए, तो जब अमेंडमेंट आ जाएगा उसके बाद आप कर सकोगे। अभी फ़िलहाल आपको एक कंप्लेंट के अंदर 3 ही चेक करना है।
याद रखिए ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है, जब ये रिकमेंडेशन के हिसाब से अमेंडमेंट आ जाएगा तभी आप कर पाओगे। तो अभी फ़िलहाल की स्थिति ये है कि आप जो है एक 3 चेक जो है वो एक कंप्लेंट में डालते हो और केस फाइल कर देते हो। समझ लीजिए कि सामने वाले ने 12 चेक आपको दिए हैं एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर। एक बंदे ने दूसरे बंदे से माल खरीदा और माल खरीदने के बाद, गुड्स खरीदने के बाद उसने जो है पेमेंट के तौर पे 12 चेक्स दे दिए, अलग अलग चेक्स। अब वो 12 के 12 चेक बाउंस हो गए, तो ये क्या करेगा, ये 12 के 12 चेक्स के ऊपर केस फाइल कर देता है। या तो पूरे 12 केस फाइल कर दे या तो 3-3 करके फाइल कर दे। तो जब इस तरीके से केसेस फाइल होते हैं, सीरीज़ ऑफ केसेस एक ही कोर्ट के अंदर, तो सब में जो है समन्स इशू हो जाता है केस फाइल करने के बाद। अब क्या होता है व्यूअर्स, किसी मैटर के अंदर समन सर्विस हो जाता है और किसी के अंदर समन सर्विस नहीं होता। तो जिसके मैटर्स के अंदर समन सर्विस नहीं होता वो मैटर रुकी की रुकी पड़ी रहती है, और जिसमें सर्विस हो जाता है वो मैटर चल पड़ती है। हालांकि बंदा उधर ही है, कोर्ट में आता है, कोर्ट अटेंड करता है, लेकिन दूसरी मैटर उसके अगेंस्ट में नहीं चल पाती। क्यों? क्योंकि उसके अंदर समन सर्विस हुआ ही नहीं है। तो इसी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, मैटर्स को ज़्यादा ड्रैग होने से रोकने के लिए कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हर हाई कोर्ट को कि वो ट्रायल कोर्ट को ये भेजे, गाइडलाइंस भेजे, रिकमेंडेशन भेजे कि जब ऐसे कोई मैटर्स कोर्ट के अंदर, एक ही सिंगल कोर्ट के अंदर एक ही ट्रांजैक्शन को लेकर बहुत सारे केसेस अगर फाइल हुए हैं और सब में समन्स इशू हुआ है, तो एक में अगर समन सर्विस हो गया ना, तो मान लिया जाएगा कि बाकी के केस में भी समन सर्विस हो गया है। तो जब बंदा कोर्ट में आएगा तो सारे मैटर्स उसके चलेंगे। ऐसा नहीं कि एक मैटर रुका पड़ा रहेगा और एक ही चलेगा उसके खिलाफ। लेकिन ये एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर इशू किए गए चेक होने चाहिए, 12 महीने के अंदर इशू किए हुए चेक होने चाहिए, और ये सारे के सारे मैटर एक ही कोर्ट के अंदर पेंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद का जो गाइडलाइंस है ये 2 जजमेंट के ऊपर बेस है, एक है अदालत प्रसाद और एक दूसरा है सुब्रमण्यम का केस। इसका डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वो ये कहता है कि जब भी लोअर कोर्ट या ट्रायल कोर्ट कोई भी ऑर्डर इशू करता है तो वो अपने ही ऑर्डर को सेट असाइड कर नहीं कर सकता, अपने ही ऑर्डर को ख़त्म नहीं कर सकता। तो इसीलिए जब भी वो कोई समन्स इशू करता है, ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा टेक्निकल है, कि जब भी ट्रायल कोर्ट 138 का कोर्ट किसी भी एक्यूज़ के अगेंस्ट में समन्स इशू करता है तो वो अपने ही समन्स को रिकॉल नहीं कर सकता, यानी कि अपनी उसके समन्स को उसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये कहता है अदालत प्रसाद का केस और सुब्रमण्यम का केस। जब भी आपको लोअर कोर्ट के किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट में जाना है तो आपको उसकी ऊपरी अदालत में जाना पड़ेगा। निचली अदालत को ये राइट नहीं है। सिर्फ सिविल केसेस के अंदर सिविल कोर्ट को ये राइट है कि वो अपने ही ऑर्डर को सेट असाइड कर दे या अपने ही ऑर्डर को वापस से रिव्यू करे। रिव्यू का कोई प्रोविज़न, अपने ही ऑर्डर को सेट असाइड करने का कोई प्रोविज़न जो है वो क्राइम के अंदर यानी कि CRPC के अंदर नहीं है। इन शॉर्ट क्लियरली समझ लीजिए कि आप सेम कोर्ट में जाके उसी के इशू किए गए समन्स को आप चैलेंज नहीं कर सकते। अभी आपको ऊपरी अदालत में जाना पड़ेगा। सेम कोर्ट अपने ही दिए गए ऑर्डर को ख़त्म नहीं कर सकता। ये इसका सिंपल तरीके से इसके बाद का जजमेंट है, इसके बाद का गाइडलाइंस है। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, वो है सेक्शन 322 ऑफ CRPC। वो ये कहता है कि जब आपने किसी कोर्ट के अंदर मैटर फाइल किया और मैटर फाइल करने के बाद कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई ये जो है इस कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं है, इस मैटर को तो किसी और कोर्ट के सामने होना चाहिए था, तो कोर्ट अपने ही सामने जो चल रहा मैटर है उसको स्टॉप कर सकता है, स्टे कर सकता है। स्टे करने के बाद वो एक रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट में ये कहेगा कि ये जो है ये रीज़न से मेरे सामने चलने वाली मैटर नहीं है, मुझे इस मैटर को चलाने के लिए कोई जुरिडिक्शन नहीं है। ये रिपोर्ट को उस केस के साथ अटैच करके वो है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भेजेगा या तो फिर उस कोर्ट को भेजेगा जिस कोर्ट के इसका जुरिडिक्शन है। बस ये एक ही सेक्शन है जिसके अंदर जज जो है अपने ही दिए गए इशू किए गए प्रोसीजर को, अपने ही सामने इनिशिएट किए गए प्रोसीडिंग को खुद स्टे कर सकता है क्योंकि उसको जुरिडिक्शन नहीं था। इसके अलावा और कोई मैटर के अंदर वो अपने ही दिए गए ऑर्डर को सेट असाइड या तो रोक नहीं सकता। आपको याद होगा मीटर इंस्ट्रूमेंट केस का, मीटर इंस्ट्रूमेंट वर्सेस कंचन मेहता। इसके अंदर क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर शुरू में ही एक्यूज जो है सारे पैसे दे देता है, इंटरेस्ट के साथ जो है चेक अमाउंट दे देता है, साथ में कंपनसेशन भी देता है, तो उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग जो है वो जारी नहीं होनी चाहिए, उस मैटर को वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। ये आपको केस याद होगा। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का नया जजमेंट आया है इसने इस केस को ख़त्म कर दिया है, यानी कि ये कहा है कि ये केस जो है वो कानूनी तौर पर सही नहीं है। अब जो है कोर्ट ऐसे कोई भी प्रोसीडिंग से खुद ही के ही मैटर को स्टे नहीं कर सकता, खुद के ही मैटर को स्टॉप नहीं कर सकता। तो इसीलिए अगर आप कंप्लेनेंट है और आपको ऐसा लगता है कि भाई एक्यूज पैसा दे देगा तो मेरा केस ख़त्म हो जाएगा, तो डरिए मत। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है आप सामने रखिए और ये कहिए कि भाई वो जो पुराना जो ऑर्डर था, जो पुराना जो जजमेंट था वो सेट असाइड हो गया है सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बेसिस पे।
सुप्रीम कोर्ट में साथ में ये भी कहा है कि अगर ऐसा ही कोई मैटर अगर आपको स्टॉप करना है, पेमेंट करके ख़त्म करना है या तो समन्स के स्टेज पे ही सारी चीज़ों को ख़त्म करना है, तो इसके लिए सबसे पहले अमेंडमेंट लाना पड़ेगा इंटायर एक्ट के अंदर, 138 का जो इंटायर प्रोसीडिंग है उसके अंदर। तो जब तक अमेंडमेंट नहीं आ जाता तब तक ऐसा कोई भी काम आप नहीं कर सकोगे। इसके अलावा जज ने ये भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए कि मैटर को जो है उसको मीडिएट किया जाए, यानी कि मैटर को सेटल किया जाए। तो इसीलिए अगर मैटर समझ लीजिए ऊपरी कोर्ट में आता है, सेशन कोर्ट में आता है या हाई कोर्ट में आता है, तो ऊपरी अदालतें भी पूरी कोशिश करेंगी कि मैटर को मीडिएशन में भेज के मैटर को सेटल कर दिया जाए। अभी ये जो गाइडलाइंस दी है, ये गाइडलाइंस कंप्लीट नहीं है व्यूअर्स, इसके बाद भी इसमें और गाइडलाइंस आनी बाकी हैं। इसीलिए इस मैटर को जो है और दूसरी बेंच को रिकमेंड किया गया है और इसके अंदर जो है 8 वीक्स की तारीख दी गई है, यानी कि 8 वीक के बाद इसके ऊपर वापस सुनवाई होगी और भी नए नए गाइडलाइंस आएंगे। तो वो कौन से इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस होंगे जो आपके मैटर्स को अफेक्ट करेंगे, वो मैं आपके सामने ज़रूर लेकर आऊँगी। इसीलिए अपने आप को अपडेट रखिए, मेरा चैनल देखते रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।